हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स थ्रू दी एनसीईआरटी बुक्स। इसी वजह से ये वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके स्कूल एग्जाम्स एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर की एक ही वीडियो आएगी, बाकी सारे चैप्टर्स जो इससे पहले वाले चैप्टर्स हैं उनकी दो दो पार्ट में वीडियो आई हैं क्योंकि थोड़े लंबे लंबे चैप्टर्स थे। ये चैप्टर रिलेटिवली इजी है और कोविड के पीरियड के बाद तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया है क्योंकि कोविड में तो हम सभी आधे आधे डॉक्टर्स बन गए थे। तो बेसिक टर्म्स हम सबको पता है, वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी, हेल्थ, डिजीज, सिम्टम्स क्या होते हैं, वायरस क्या होता है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, वैक्सीनेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी हम फेमिलियर हैं इन सब चीज़ों से और इस चैप्टर में भी हम यही सब पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप नॉर्मल लाइफ से आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ हेल्थ क्या होता है? देखिए, हेल्थ का ना अलग अलग मीनिंग होता है अलग अलग लोगों के लिए। जैसे अगर हम बोलेंगे कि हमारे ट्यूशन में ना एक लड़की आती है, बड़ी हेल्दी सी है, बहुत क्यूट है, ठीक है, तो एक तो वो हो गया हेल्थ। दूसरा है, अगर आपकी मैम बोल रही हैं कि आपका बिल्कुल भी पॉजिटिव साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है पढ़ाई को लेकर, या फिर इस क्लास का बिल्कुल भी हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है टुवर्ड्स स्टडीज, तो वो अलग तरीके से उन्होंने यूज कर लिया हेल्थ को, ठीक है। अगर हम नॉर्मली देखें तो हेल्थ एक ऐसी स्टेट होती है ऑर्गेनिज्म की जिसमें वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो फिजिकली अगर आप फिट हैं, मेंटली साउंड नहीं है, तो वो भी हेल्दी नहीं कंसिडर किया जाएगा। अगर आप सोशली ठीक नहीं हैं तो वो भी हेल्दी कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और डिपेंड किस पे करता है ये सब चीज़ें? ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि देखिए मेंटली फिजिकली आप फिजिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं चीज़ें। आपको रिसोर्सेज कितनी है आपके पास, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें भी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। सिटीज और टाउन्स में क्या होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट कौन डिसाइड करता है? सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी कैसी है, ये सारी चीज़ें, ओके। सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ में, ठीक है। ये तो एक बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ते हैं, हेल्दी एंड डिजीज फ्री। अगर कोई हेल्दी है तो क्या वो डिजीज फ्री भी है, या फिर अगर कोई डिजीज फ्री है तो क्या वो हेल्दी भी है, ये देखते हैं। डिजीज का मतलब होता है लिटरली, अगर लिटरली देखा जाए तो डिजीज का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड ईज, यानी कि कोई भी फीलिंग जिसमें आप अनकंफर्टेबल हैं। लेकिन डिजीज को हम बहुत पर्टिकुलर टर्म्स में यूज करते हैं जब हम कहते हैं कि जैसे मुझे पता है कि किसी को जॉन्डिस हो गया है, अब मेरे को पता है कि उसे जॉन्डिस है, तो मैं बोलूंगी कि उसको डिजीज है, ठीक है। और हेल्दी मतलब जिसको डिजीज नहीं है, कोई सफर नहीं कर रहा है, तो वो हेल्दी हो गया, ठीक है। डिजीज इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनकंफर्टेबल, डिस्टर्ब्ड ईज। It's possible to be poor in health without suffering from a disease. हो सकता है कि किसी को डिजीज नहीं है प्रॉपर, हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसको ये वाली बीमारी है, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि ये प्रॉपरली हेल्दी है। हम ये मतलब पुअर हेल्थ वाला भी डिजीज फ्री हो सकता है, ठीक है। ये है इसका मतलब। द मीनिंग ऑफ गुड हेल्थ कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। जो चीज़ यूज़ कर रहा है, जैसे डांसर है फॉर एग्जाम्पल, या कोई योगा सिखाता है, योगा टीचर है, योगा इंस्ट्रक्टर है, तो उसके लिए गुड हेल्थ क्या होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बॉडी क्या है, फ्लेक्सिबल है, एक्टिव है, कुछ दर्द वर्द नहीं है, तो वो बोलेगा कि दिस इज़ हेल्दी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम किसी टीचर के लिए बोले हेल्दी क्या होगा, टीचर के कॉन्टेक्स्ट में बोलें तो उसके ऑडियो वीडियो सही चल रहा है तो वो हेल्दी है, मतलब अच्छे से प्रॉपरली पढ़ा पा रहा है टीचर, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बोलेगा कि ठीक है, आई एम हेल्दी, ठीक है। तो ये हो गया। व्हेन देयर इज अ डिजीज द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर सिस्टम चेंज। अब देखिए, हमने बोला सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हमको पता है कि सेल के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती है, ग्रोथ एंड रिपेयर चल रहा है, डिवाइड हो रहा है सेल, या फिर केमिकल
रिएक्शंस चल रहे हैं सेल में। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो अगर सेल्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, टिश्यूज प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, अगर ऑर्गन्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, डिजीज में एक या दो तीन सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किडनी का क्या काम होता है, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंस को रिलीज करता है, यूरिया हो गया उसको निकालेगा बॉडी से। ओके, अगर किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है तो ब्रेन भी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा पॉइजनस सब्सटेंसेस अक्यूमुलेट हो जाएंगी। तो व्हेन देयर इज अ डिजीज, द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर सिस्टम्स चेंज। अगर आपको कोविड है, किसी को कोविड है, आपको नहीं, किसी और, मतलब किसी को भी कोविड है XYZ, तो उसके बहुत सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे होंगे। उसे फीवर होगा, उसे स्मेल नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं डिजीज में। ठीक है, दिस गिव्स राइज टू सिम्टम्स। मैंने बोला जैसे किसी को कोविड होता है बाय चांस, तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं उसके। जैसे हमको इनिशियल फेजेस में बताया भी गया था कि भाई टेस्ट जा सकता है, स्मेल जा सकता है, फीवर होगा, बॉडी एक होगा, और खांसी होगी, ये होगा। ये सारी चीजें क्या होती हैं, किसी भी डिजीज की सिम्टम्स होती हैं, और सिम्टम्स के ही बेसिस पे आपको डॉक्टर मेडिसिन देता है। जैसे कि कभी कोविड नहीं भी होता है किसी को, तो भी डॉक्टर बताता है कि भाई सिम्टम्स तो कोविड जैसे हैं, तो आप टेस्ट करा लीजिए। तो ये होते हैं किसी भी डिजीज के सिम्टम्स। अब आ जाते हैं, डिजीज भी दो तरीके के होते हैं, एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज आप ऐसे याद रख सकते हैं, अक्यूट डिजीज छोटे टाइम के लिए रहता है क्योंकि, और क्रॉनिक डिजीज बहुत ज्यादा डेंजरस, फेटल, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो अक्यूट डिजीज क्या होगा, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कोल्ड हो गया हमको, अभी हमको पता है कि कोल्ड हो गया है तो एटलीस्ट 3-4-5 दिन तो रहेगा ही। ओके, तो उसमें कोई डरने वाली इतनी बात नहीं होती है। तो जो स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, क्यूट सा, छोटा सा, वो होता है अक्यूट डिजीज, और इसके कोई मेजर इफेक्ट्स होते नहीं है जनरल हेल्थ पे। मतलब खांसी जुकाम अगर किसी को हुआ है तो बहुत ज्यादा फेटल चीजें अफेक्ट लेटर ऑन नहीं करेंगी। कुछ दिन हाँ लगेगा, वीकनेस है और बॉडी बड़ी फटीग है, थक रही है बॉडी, है ना, लेकिन मेजर इफेक्ट्स नहीं होते हैं जैसे कि कॉमन कोल्ड। ठीक है, क्रॉनिक डिजीज ऑन दी अदर हैंड जो बहुत लंबे टाइम के लिए होती है और लाइफ टाइम तक भी रह सकती है, ये आपकी जनरल हेल्थ को अफेक्ट करेगा। ओके, जैसे कि एलिफेंटियासिस, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर अटैच की है एलिफेंटियासिस में। ये एक वर्म कॉज करता है ये डिजीज, और इसमें कोई भी पार्ट जो है बॉडी का वो बहुत ज्यादा थोड़ा साइज में लार्ज हो जाता है। तो दिस इज एलिफेंटियासिस। कॉजेज क्या होते हैं डिजीज के, देखिए अब क्लास में किसी को जुकाम है, उसके आसपास 10 बच्चे बैठे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उन 10 के 10 को ही कल दोबारा सबको ही जुकाम हो जाएगा, 10 के 10 बच्चों को। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी की लो इम्यूनिटी है, हम सबको पता है इम्यूनिटी, अगर किसी की लो इम्यूनिटी है तो उसको जल्दी से डिजीज पकड़ लेता है। इम्प्रॉपर हेल्थ है, मान लीजिए हम बोलते हैं ना कि भाई डायबिटीज वालों को बचाओ कोविड से, है ना, या फिर कोई जिसको पहले से कोई प्रॉब्लम है उसको ज्यादा ध्यान रखो, क्योंकि उसकी हेल्थ इम्प्रॉपर है, वो नहीं लड़ सकता है, उसका इम्यून सिस्टम नहीं लड़ सकता है चीजों से, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक है। तो इम्प्रॉपर हेल्थ ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं जो लोग डिजीजेस के लिए। ठीक है, पुअर नरिशमेंट, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आपकी इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम को प्रॉपर होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, आपकी बॉडी प्रॉपरली न्यूट्रिशियस फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए। इसके अलावा होता है जेनेटिक डिफरेंस। सी हमने पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब अगर कॉमन जेनेटिक चीजें हैं तो वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ज्यादा चांसेस होते हैं डिजीज के, क्योंकि उन सबका जेनेटिक मेकअप ऑलमोस्ट एक जैसा है। तो ये है कुछ कॉजेस। ठीक है, आगे चलते हैं।
कॉजेज अलग भी हो सकते हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस के ऊपर भी, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज वो होते हैं जो माइक्रोब्स कॉज करते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी माइक्रोब्स ही कॉज कर सकते हैं लेकिन वो स्प्रेड नहीं होते हैं कम्युनिटी में। जैसे कि कैंसर एक डिजीज है जो कि म्यूटेशन से होता है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे फैल जाएगा, माइक्रोब से फैल रहा होगा, ठीक है। तो ये इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस की कैटेगरी होती है। इन्फेक्शियस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो डिजीज वायरस, बैक्टीरिया, वर्म्स, फंजाई, प्रोटोजोआ से फैलते हैं उनको इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। वायरस हम सबको पता है, जैसे कॉमन कोल्ड, नॉर्मल जो खांसी जुकाम होता है वो भी वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं तो यहीं से आते हैं कि आपको अगर एमसीक्यू की बात करें तो आपको 4-5 डिजीज दे देगा, बोल देगा कि इसमें से प्रोटोजोआ कौन सी वाली डिजीज करता है, ठीक है। तो यहाँ से ना बहुत इस चैप्टर में से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड 2-3 ही क्वेश्चंस नॉर्मली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे वैक्सीनेशन पे आ जाएगा, ठीक है, एक्यूट और क्रॉनिक में आ जाएगा। बहुत एक प्रॉपर सेट है कि यही क्वेश्चन आएंगे अगर लॉन्ग में आएंगे, लेकिन शॉर्ट इसमें से बहुत ज्यादा आ सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि वायरस कौन से डिजीज कर रहा है, बैक्टीरिया कौन से डिजीज कर रहा है, फंजाई कौन से डिजीज कर रहा है, ये थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। बैक्टीरियल डिजीज होते हैं टाइफॉइड, कॉलेरा, टीबी, एंथ्रैक्स एटसेट्रा। फंजाई कौन से डिजीज करता है, इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे बारिश में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है वो फंजाई कॉज कर रहा है। और डैंड्रफ भी एक फंगल इन्फेक्शन है। तो ये सारे डिजीज फंजाई से होते हैं। आगे आ जाते हैं प्रोटोजोआ, जो करता है मलेरिया और काला अजहर। वर्म्स भी डिजीज कॉज करते हैं जैसे एलिफेंटियासिस। अब इनमें से देखिए, वायरस जो है वो पक्का पक्का फेटल है, वो पक्का ही डिजीज कॉज करेगा। लेकिन बैक्टीरिया, वर्म्स, फंजाई, प्रोटोजोआ भी नहीं, मतलब बैक्टीरिया, वर्म्स, फंजाई ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेनिफिशियल भी हो सकती हैं और फेटल भी हो सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती है। जैसे फंजाई, हम सब लोगों ने मशरूम खाया है तो वो एक फंजाई होता है, तो हर फंजाई बुरा नहीं है, हर वर्म बुरा नहीं है, हर बैक्टीरिया बुरा नहीं है। बहुत सारे बैक्टीरिया तो ऐसे हैं कि जिनसे खुद ही इन बैक्टीरिया से ही दवाइयां बनी हैं। बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनसे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, बहुत सारा सिंगल सेल प्रोटीन, मतलब बहुत सारी चीजें बनती हैं इनसे। और जो पूरा माइक्रोबायोलॉजी है वो भी बैक्टीरिया पे, मतलब बहुत अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हेल्प कर रहे हैं, पूरा माइक्रोबायोलॉजी टिका हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। आगे आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स पे। एंटी अगेंस्ट बायोटिक्स बैक्टीरियाज लाइफ, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, देखिए ऐसा होता है ना, जो बैक्टीरिया होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। तो हर कोई जो ये जितने भी एजेंट्स हैं इन सबका ना काम करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे आपने वायरस में अभी सुना होगा कि म्यूटेट कर रहा है, चेंज कर रहा है, मतलब हम बना नहीं पा रहे हैं वैक्सीन, हम दवाई नहीं बना पा रहे हैं। तो वायरस क्योंकि डेड होता है, होस्ट के अंदर आने के बाद वो लिविंग हो जाता है, ओके। तो ये है, पर बैक्टीरिया का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उसकी एक सेल वॉल होती है, सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, वो जो सेल वॉल होती है ना बैक्टीरिया की, उस सेल वॉल को खत्म कर देती है। अब जब सेल वॉल खत्म हो गई, प्रोटेक्शन ही खत्म हो गई, तो हमारी बॉडी इजिली उसके ऊपर अटैक कर सकती है, उसको किल कर सकती है। अब एंटीबायोटिक हमको क्यों नहीं अफेक्ट करती, क्योंकि हमारे सेल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। तो इस बेसिस पे ये एंटीबायोटिक्स वर्क करती हैं, ठीक है। एक और बार कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, जो सेल वॉल होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो गई, वो प्रोटेक्शन डिस्ट्रॉय हो गई, तो हमारी बॉडी आराम से जो कंटेंट ऑफ द सेल है उसके ऊपर अटैक कर सकती है। एंटीबायोटिक से हमें क्यों नुकसान नहीं होता, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि पेनिसिलिन जो है वो ब्लॉक कर देती है बैक्टीरियल प्रोसेसेस टू बिल्ड द सेल वॉल, और फिर अटैक कर सकती है बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑन दैट। एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट मेनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया बट नॉट वायरसेस, क्योंकि वायरसेस में भी सेल वॉल प्रेजेंट
नहीं होती है। वायरसेस भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी में सिर्फ डीएनए होता है, किसी में डीएनए और प्रोटीन कोट होता है, किसी में आरएनए होता है। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं और इनका फंक्शन बहुत अलग होता है। ठीक है, आ जाते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड पे। तो डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैल जाती हैं उनको बोला जाता है कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि कम्युनिकेशन मतलब बात करना। तो बातचीत करने से, आसपास रहने से जो डिजीजेस फैल जाती हैं उनको बोला जाता है कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, ये डिजीजेस कैसे फैलती हैं? माइक्रोब जो एयर से फैल रहे हैं, वाटर से फैल रहे हैं, ब्लड से फैल रहे हैं। ब्लड से तो खैर मतलब वो डिफरेंट हो गया, पर जो बीमारियां फैलती हैं एक से दूसरे की तरफ वो होती है कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, एयर से जैसे फैलती है कॉमन कोल्ड, निमोनिया, टीबी और कोविड। डिजीज जो पानी से फैलती हैं, कॉलेरा। सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट से भी डिजीजेस फैलती हैं जैसे कि एड्स। एनिमल्स भी ट्रांसमिट कर सकते हैं और ये एनिमल्स होते हैं वेक्टर्स। जैसे आपने देखा है मॉस्किटो इज द मोस्ट कॉमन वेक्टर और इतनी बीमारियां फैलाते हैं मॉस्किटोज कि बस बहुत बहुत खतरनाक। ओके, ये है लाइस जो इंसेक्ट्स में होती है, ये भी डिजीज फैलाती है और एनिमल्स, अदर एनिमल्स कैन ऑल्सो स्प्रेड द इन्फेक्शन। अब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, हाथ मिलाने से, कपड़े शेयर करने से, टाल शेयर करने से। एयर से भी हो सकता है कि किसी ने छींका, वो सारा फैल गया एटमॉस्फेयर में और किसी और ने सांस लिया तो वो उसकी बॉडी के अंदर चले गया, उस तरीके से। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, अब जैसे टाल से, बर्तनों से, कपड़ों से। फूड से भी हो सकता है, वेक्टर से भी हो सकता है। तो ये है मीन्स ऑफ स्प्रेड। अब आ जाते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक डिजीजेस। कुछ डिजीजेस ऐसी होती है माइक्रोब एंटर करेगा बॉडी में, किसी पर्टिकुलर जगह पे अफेक्ट करेगा। जैसे डिफरेंट स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स हैव इवॉल्व्ड और वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी में अफेक्ट करते हैं, जो कि एंट्री पॉइंट से कनेक्टेड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर कोई सांस के थ्रू जा रहा है माइक्रोब तो वो लंग्स वगैरह पे अफेक्ट करेगा। अगर कोई विंड मतलब खाने के उससे जा रहा है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, पर ये जरूरी भी नहीं है। जैसे एयर से जाएगा तो लंग्स को अफेक्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्यूलोसिस। फूड से जाएगा माउथ में, गट लाइनिंग में, तो जैसे टाइफॉइड, या फिर लिवर में भी जा सकता है और कॉज कर सकता है जॉन्डिस। सिम्टम्स भी डिपेंड करते हैं टिश्यू और ऑर्गन पे। अगर लंग्स की बीमारी है तो वैसे ही सिम्टम्स आएंगे, पेट में दर्द तो नहीं होगा, खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है ना। तो सिम्टम्स भी डिपेंड करते हैं कौन से ऑर्गन के ऊपर टारगेट है और यही सिम्टम के ऊपर हमें दवाइयाँ मिलती हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम पे आ जाते हैं। वैसे हम सबको पता है, कोविड के पीरियड ने हमको इम्यून सिस्टम क्या होता है ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता दी हैं। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिजीज से फाइट करने का काम होता है। जैसे वाइट ब्लड सेल हमने पढ़े थे, इसी क्लास में पढ़े थे जब हम ब्लड पढ़ रहे थे। तो उनका काम क्या है, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, बॉडी में जो फॉरेन मटेरियल आ रहा है उससे फाइट करना। ठीक है, एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट सेल टू किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, फीवर आ सकता है, आपको स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। ये क्या है कि बॉडी ने अपने सारे सेल्स उस जगह पे भेज दिए हैं टू फाइट। अब वो ना एक बैटल ग्राउंड बन गया, जहाँ पे स्वेलिंग आ गई वहां अभी लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी चल रही है वहां पे। तो ऐसे ही मतलब हमको पता चलता है कि ठीक है, फीवर इज नॉट अ डिजीज, फीवर इज अ सिम्टम। जो हमें पता चलता है कि ठीक है, अगर फीवर है तो मतलब कुछ गलत चल रहा है बॉडी के साथ। ठीक है, ये हो गया इम्यून सिस्टम। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट आ जाते हैं। देखिए, जैसा डिजीज होगा ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, 2 वेज होते हैं टू ट्रीट द इन्फेक्शियस डिजीज। पहला तो रिड्यूस करो इफेक्ट ऑफ डिजीज को। ठीक है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको रिड्यूस करो। बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसको कम करने की दवाई देंगे। ठीक है, किल द कॉज ऑफ द डिजीज, फिर उस पे टारगेट करो कि हुआ किसकी वजह से, उसको मारेंगे अब। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं। ईच ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल हैव एसेंशियल
बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस विच इज पेक्यूलियर टू दैट ग्रुप। मतलब मैंने आपको बताया ना कि बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरियल डिजीज जो होंगे उनका एक तरीके का फंक्शन होगा, वो एक तरीके से अटैक करते हैं। मतलब सिम्टम्स देख के ही डॉक्टर बता देगा बैक्टीरियल है या वायरल है, ठीक है। वायरस ऑन दी अदर हैंड वो बिल्कुल ही अलग करते हैं कि बॉडी का ही मैकेनिज्म यूज करें, जिसकी बॉडी में घुस के जा रहे हैं, होस्ट है जो उनका, उसी की मशीन को यूज करके उसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मतलब अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस होती है विच इज पिक्यूलर, मतलब उसी के लिए वो बैठता है ठीक से, ठीक है। एंटीवायरल मेडिसिन आर हार्डर टू मेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बायोकेमिकल मैकेनिज्म ही नहीं है उनका खुद का, वो खुद है ही नहीं, कुछ अस्तित्व ही नहीं है, कोई उनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बाहर बॉडी के वो डेड है, बॉडी के अंदर जाएगा अफेक्ट करेगा वो लिविंग हो जाता है। तो इस तरीके का होता है वायरस, इसी वजह से उसकी मेडिसिन बनाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो तो आपकी ही बॉडी को यूज करके आपके ही अगेंस्ट वर्क करेगा, ठीक है। बहुत टॉक्सिक होता है वायरस। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमने हजारों बार ये चीजें सुनी है, ठीक है। तो प्रिवेंशन करना कैसे है फिर? जो कॉजेस बताए थे उन्हीं पे वर्क करना, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो और अच्छा खाओ, अच्छा साफ पानी पियो, हाइजीन मेंटेन करो, ये सारी चीजें, ठीक है। इन जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन मोस्टली रिलेट टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। क्या करा हम सब ने कोविड के टाइम? वर्क फ्रॉम होम, घर पे रहो, स्टे सेफ, स्टे होम। तो हमने क्या करा, अपना एक्सपोजर ही कम कर दिया, हमने बाहर जाना ही कम कर दिया कि हम बाहर ही नहीं जाएंगे, एक्सपोज ही नहीं होंगे तो डिजीज भी नहीं आएगा। इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स। हमारी जो बॉडी है ना, हजारों माइक्रोब्स हमें रोज अटैक कर रहे हैं, पर हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट वर्क करता है। प्रिंसिपल क्या होता है इम्यूनाइजेशन का, कि जो इम्यून सिस्टम होता है, माइक्रोब आया, इम्यून सिस्टम देखेगा कि ठीक है इसके उसको मारने के लिए मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा, मतलब इसके लिए मैं ये रिएक्शन करूंगा, वो अलग अलग रिएक्शन कर रहा होगा उस माइक्रोब के ऊपर। जोन सी चीज चल जाएगी उसके अगेंस्ट, जो उसको किल कर देगा, उस बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब को, वो उसके लिए अब क्या करेगा, इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको याद रखेगा। नेक्स्ट टाइम जब सेम या उसी क्लास का माइक्रोब आएगा तो इम्यून सिस्टम को पता है कि भाई मुझे क्या करना है। इसी चीज के ऊपर पूरा वैक्सीनेशन टिका है। जैसे मैं बताऊंगी आपको, चिकन पॉक्स होता है, ठीक है, जिसको एक बार लाइफ में चिकन पॉक्स हो गया उसको दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी ने ना चिकन पॉक्स के वायरस को देखा है, पहचान के अटैक किया है, उसको डिफीट किया है। अब जब भी कोई वैसा टाइप का भी वायरस आएगा तो बॉडी को पता होता है कि क्या करना है। तो वैक्सीनेशन में भी हम क्या कर रहे हैं, उल्लू बना रहे होते हैं इम्यून सिस्टम को ना, हमने थोड़ा सा वही चीज डाल दी जिसके अगेंस्ट हमें काम करना है, ठीक है। मतलब एक्सपोज किया बॉडी को कि ये है, इसको पहचान लो। अब बॉडी क्या करेगी, वीक फॉर्म में डाला हमने, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं डाला, वीक फॉर्म में हमने माइक्रोब से बॉडी को मिला दिया कि भाई देख लो, एक दूसरे को जान पहचान कर लो, ठीक है। जैसे ही जान पहचान हो गई है तो अब जो वो वायरस आएगा, अब जो वो माइक्रोब आएगा, उसके अगेंस्ट बॉडी को पता है कि क्या करना है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि अब तक, बचपन से अब तक आपको कितने वैक्सीन लग चुके हैं, किस किस चीज के वैक्सीन लग चुके हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग कि वैक्सीनेशन किसने सबसे पहले बताया था वैक्सीनेशन के बारे में, एडवर्ड जेनर ने। इसके बारे में एक छोटा सा बॉक्स बना है आपकी बुक में, आप जरूर उसको पढ़ेंगे, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे कि भाई जाओ, मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है, तो जाके मैम को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, इसके क्वेश्चंस जरूर कीजिए, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए।